नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। मिली है जिंदगी तो कुछ करके दिखाओ। मिली है जिंदगी तो कुछ करके दिखाओ। अगर किस्मत में नहीं है तो उसे बदल कर दिखाओ। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी के अध्याय नंबर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका समभाग है। मतलब एक्रोसोम जो होता है वो किसका भाग होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। गाल्जी का, नंबर 2 मानव शुक्राणु, नंबर 3 मानव शुक्राणु का मध्य भाग, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम जो मानव शुक्राणु होता है उसका शीर्ष भाग होता है। उसके शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसको ही हम एक्रोसोम कहते हैं। और इस एक्रोसोम के द्वारा ही क्या होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम का स्राव होता है। तो ये क्या होता है, ये स्पर्म का शीर्ष भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल्य विधि है। मतलब क्वेश्चन का कहना क्या है कि जन्म दर नियंत्रण मतलब जनसंख्या की दर को कम करने की कौन सी विधि है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो क्या ट्यूबेक्टॉमी है, क्या वेसेक्टॉमी है, या ए व बी दोनों ही सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी भी होती है, वेसेक्टॉमी भी होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है और वेसेक्टॉमी क्या होती है। तो आपको ये बता दूं कि शल्य क्रियाएं होती हैं, ये शल्य विधियां होती हैं, और इन्हें हम स्थायी विधियां भी कहते हैं। इनके द्वारा जो होता है जन्म दर में कमी लाई जाती है। ठीक है, तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करती हैं या उनको रोकती हैं। ठीक है, तो अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभी हम पढ़ चुके हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एक्रोसोम भाग है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था एक्रोसोम किसका समभाग होता है। तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि एक्रोसोम क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है यानी स्पर्म जो होता है उसका यह शीर्ष भाग होता है। तो ये किसका भाग होता है, स्पर्म का होता है, शुक्राणु का होता है। तो क्या कहीं ऑप्शन में शुक्राणु दिया गया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये किसका भाग होता है, शुक्राणु का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के किस महीने, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो कितने महीने का होता है जब वो गतिशील होने लगता है और उसके सिर पर बाल उगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5वां महीना। जब 5वां महीना होता है तो बच्चा गतिशील होता है और उसके सिर पर बाल उग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है। मतलब कुछ भाग दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है यानी मेल में पाया जाता है। क्वेश्चन आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है गर्भाशय, दूसरा है भग, तीसरा दिया गया है लेबिया मेजोरा, और चौथा दिया गया है कापर ग्लैंड। तो आपको पता होगा कि कापर ग्लैंड जो होती है ये मनुष्य जो मानव का नर जनन तंत्र होता है उसकी ये सहायक ग्रंथि होती है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी वृषण, ऑप्शन नंबर सी यकृत, या ऑप्शन नंबर डी अमाशय। तो अमाशय के द्वारा अगर हम बात करें तो अमाशय के द्वारा अमाशयिक रस या फिर जठर रस जिसको हम कहते हैं, और इसी के द्वारा ही HCl का स्राव होता है। अगर हम यकृत के बारे में बात करते हैं तो यकृत के द्वारा जो है पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। तो ये दोनों गलत हो गए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया है वृषण। तो वृषण यानी जो टेस्टिस होती हैं इनकी संख्या पूछ ली जाती है, कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो है वो एक जोड़ी होती है। और ये किन में पाए जाते हैं? तो ये नर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। और ये प्रमुख मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहीं पर एक और क्वेश्चन बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर नर हार्मोन पूछा गया है, अगर नर हार्मोन पूछा गया है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तब तो उसका सही आंसर हो गया वृषण। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मादा हार्मोन, किसका? मादा हार्मोन का, या मादा हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या योनि है? नहीं, ये क्या होती है? ये मादा जननांग होता है। तो क्या लिंग है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है, कि मासिक जो चक्र होता है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ इसमें लगभग 40 से 50% लोग जो है पहला ऑप्शन लगा देते हैं, मनुष्य की मादा में। ये इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है। इसके बाद में 10 से 20% लोग जो होते हैं वो स्तनपायी मादा में यानी स्तनधारी मादा में लगा देते हैं। ये भी क्या होता है? ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो बचा क्या आपका? बचा आपका तीसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। मतलब प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, कि यानी जो मानव स्त्रियां होते हैं इनमें अंडे का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ओवरियन फॉलिकल में होता है, या फैलोपियन नलिका में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओवरियन फॉलिकल में होता है। कहाँ पर होता है अंडे का निर्माण? कहाँ होता है? ओवरियन फॉलिकल में होता है, गर्भाशय में नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्रोसोम किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का है या सिर का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनुकूलीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपसारी क्रम विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी एक ऐसी पद्धति होती है, युक्ति होती है, जिसके द्वारा जनसंख्या या संतान उत्पत्ति को रोका जाता है, या कम किया जाता है, या नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है।
तीसरा क्या है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी करता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमने बताया कि कॉपर-टी का क्या यूज होता है कि यह जो संतान उत्पत्ति होता है इसको रोकता है। मतलब ये शुक्राणु को मादा ओवरी में, अर्थात मादा के जो अंडाणु होता है, ओवम होता है, उससे उसके संपर्क में जाने से रोकता है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक स्वस्थ महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 400। मतलब एक जो स्वस्थ महिला होती है वो अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे रिलीज करती है, मुक्त करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। नंबर 2, गर्भाशय में पाई जाती हैं, या अंडाशय में पाई जाती हैं, या फिर यकृत में पाई जाती हैं। तो यकृत में तो बिल्कुल नहीं होती हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब गर्भाशय और अंडाशय, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं तो ये तो होते हैं मादा के भाग। किसके भाग होते हैं? मादा के भाग होते हैं, तो इसलिए ये दोनों भी कैंसिल हो गई। तो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट बचा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये वृषण में पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं, और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? मतलब जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, या उसके पश्चात किसका निर्माण होता है? तो आपको बता दूं, जब नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके पश्चात बनता क्या है? तो इसके पश्चात बनता है युग्मन, युग्मज। क्या बनता है? युग्मज, या इंग्लिश में यहाँ पर लिखा होता है जायगोट लिखा होता है। क्या लिखा हो सकता है? जायगोट लिखा हो सकता है, ZYGOTE, जायगोट लिखा होता है, या युग्मनज भी लिखा हो सकता है, या निषिक्तांड भी लिखा हो सकता है। और ये सदैव जो है 2n होता है। गुणसूत्रों की संख्या भी पूछ ली जाती है कि युग्मनज में या जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 2n होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है? जी नहीं। अग्न्याशय में पाया जाता है? जी नहीं। लार ग्रंथि में पाई जाती है? नहीं। तो किस में पाई जाती है? ये पाया जाता है आपका नर सहायक ग्रंथि में, जो कि क्या करते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किसी मादा में, क्वेश्चन नंबर 17, किसी मादा में ब्लास्टोसाइट्स के लिए सही है। क्या सही है? चलिए बढ़ते हैं पहला पॉइंट की तरफ। यह इम्प्लेनेशन से पहले प्लासेंटा बनाता है। गलत आंसर। दूसरा विकल्प दिया गया है, अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांटेड होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। अगला पॉइंट दिया गया है, इम्प्लेनेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थ लेता है। नहीं। तो बचा क्या हमारा? चौथा पॉइंट बचा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि इम्प्लांटेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लांटेड होता है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है। तो फैलोपियन ट्यूब के भाग के बारे में बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए दिया गया है स्थमस, दूसरा दिया गया है इफंडिबुलम, तीसरा दिया गया है ग्रीवा, और चौथा दिया गया है एम्पुला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्थमस। ठीक है, तो अंडाशय के नज़दीक का भाग जो फैलोपियन ट्यूब का भाग होता है क्या कहलाता है? स्थमस कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा, क्या होता है? 5वां महीना। ठीक है,
बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है पार्टुरेशन के लिए संकेत यानी सिग्नल कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन आपका दिया गया है प्लासेंटा से, जी नहीं। दूसरा दिया गया प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से, जी हाँ। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।